हेलो बच्चों, स्वागत है आपका द रेस की यूट्यूब चैनल पर। हम लोग 12th की अकाउंटेंसी पढ़ रहे थे। ठीक है, हमारा चैप्टर था एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, पिछले क्लास में हमने आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट की जो भी फॉर्मेट है उसको पूरा आपको समझा दिया था। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज जो इनकम एक्सपेंडिचर, ठीक, अगला फॉर्मेट हमारा जो है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का है। आपको मैंने बताया था रिसिप्ट एंड पेमेंट जो है जस्ट लाइक वो किस तरह होता है, कैश अकाउंट की तरह होता है। तो वो तो पहले से आपसे क्लियर हो चुका है। तो अब मुझे क्लियर करना है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को। ठीक है, कि इनकम एक्सपेंडिचर जो है वो किसकी तरह होता है बच्चों, वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस की तरह। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो आपको क्लियर है ही। तो हमें लगता है कि इनकम एक्सपेंडिचर बनाने में आपको कोई दिक्कत आने वाली है। बट हम लोग क्या करते हैं, अभी उसे थोड़ा सा देख लेते हैं कि उसका पूरा इनकम एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट कैसे होता है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे, तो यहां पर लिखेंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है बच्चों, उसके बाद ये आपका बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको इस साइड आपको लिखना है एक्सपेंडिचर, और यहां पे अमाउंट का कॉलम, और ये आपका इनकम। वैसे ही आप पीएल में ही बनाते थे। तो अगर आपको पीएल बनाने का नॉलेज है पूरी तरह से, वैसे 11th में आप पढ़े हो, तो आपको इस इनकम एक्सपेंडिचर बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपने एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट लिख दिया। तो ये आपका जो कॉलम हो गया वो हो गया डेबिट का, और ये आपका कॉलम हो गया बच्चों, ये हो गया क्रेडिट का। ठीक है, अब ये डेबिट क्रेडिट हो गया। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर रेवेन्यू की बात होती है तो यहाँ पर लिखेंगे रेवेन्यू पेमेंट। ब्रैकेट में मैं यहां पे लिख दूंगा विथ एडजस्टमेंट। एक्चुअल बेसिस पे जो मैंने एडजस्टमेंट बताए हैं वो यहां पर वही की बात हो रही है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख दिया हूं रेवेन्यू पेमेंट विथ एडजस्टमेंट। ठीक है बच्चों, और उसके बाद जो अदर एक्सपेंसेस होंगे उसको भी यहां पर आपको शो कर देना। मतलब देखो, ऑल नॉमिनल अकाउंट नेचर का है ये अकाउंट। ठीक है, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, ऑल इनकम आर क्रेडिट। ठीक है, तो यहां पर भी वही बात हो रही है। ठीक बच्चों, तो यहां पर आप टू अदर एक्सपेंसेस के नाम से लिख दिया और रेवेन्यू पेमेंट। ठीक, और उधर बार हम क्या करेंगे, बाय रेवेन्यू रिसिप्ट के नाम से लिख देंगे, चाहे इनकम कुछ भी कर दीजिए आप, यहां बाय रेवेन्यू लिख दीजिए, रेवेन्यू इनकम विथ एडजस्टमेंट। ठीक है, और बाय अदर इनकम लिख देंगे, बाय अदर इनकम। ठीक है बच्चों, भाई इजी वे में हो गया। ठीक, अब उसके बाद आप लोग क्या करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लेते थे। इस तरह तो आपको याद ही होगा। तो कैसे निकाल लेते थे, डेबिट, इनकम ज्यादा एक्सपेंसेस कम तो आपका प्रॉफिट हुआ करता था, और अगर आपका एक्सपेंसेस कम तो आपको लॉस हुआ करता था। एक्सपेंसेस ज्यादा, इनकम कम तो लॉस हुआ करता था। मगर इसमें आपको नेट प्रॉफिट और नेट लॉस नहीं लिखना है। आपको अगर प्रॉफिट आता है, ठीक है, प्रॉफिट आता है, तो आप प्रॉफिट को किस नाम से लिखोगे, यहाँ पे सरप्लस के नाम से लिखोगे। किस नाम से लिखोगे बच्चा, सरप्लस। थोड़ा सा चेंजेस तो होगा ही, क्योंकि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो चेंजेस तो होगा ही। तो यहां पर सरप्लस, और इधर आप लिखेंगे डिफिसिट। डिफिसिट का मतलब क्या होता है बेटा, लॉस होता है, डिफिसिट। ठीक है, तो अगर आपको प्रॉफिट होता है बच्चों तो आप यहां पर सरप्लस से दिखाओगे, और अगर आपको लॉस होता है तो आप यहां पे डिफिसिट से दिखाओगे। ठीक है, तो आप देखो कितनी इजी वे में ये अकाउंट क्लियर हो गया। क्यों, क्योंकि आपको प्रॉफिट एंड लॉस की नॉलेज है। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की नॉलेज है तो ये अकाउंट आपका झट से क्या होता है, क्लियर हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहां पर आप एक्सपेंडिचर दिखाते हो, यहां पर इनकम दिखाते हो, मतलब ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, ऑल इनकम आर
क्रेडिट, ठीक है, विथ एडजस्टमेंट। जैसे आप फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट पढ़ते थे वही चीज एनपीओ में भी होने वाली है। चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए हो गया बच्चों, इसको रफ करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग जानेंगे बेटा कि कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है। ठीक है, तो एक तरफ हम लिखते हैं कैपिटल रिसिप्ट और एक तरफ लिखेंगे हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक बच्चों, अब रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट में क्या क्या होता है, यहां पर हम पहला पॉइंट लिखेंगे बच्चों, लाइफ मेंबरशिप फी। सेकेंड आप लिखेंगे लेगसीज। ठीक है, तीसरा लिखेंगे आप स्पेसिफिक डोनेशन, स्पेसिफिक डोनेशन। ठीक है बच्चों, चौथा आपका होगा सेल ऑफ एन एसेट्स। ठीक है, ये हो गया आपका कैपिटल रिसिप्ट। अब आ जाइए कैपिटल रेवेन्यू रिसिप्ट में। रेवेन्यू रिसिप्ट ने जर्नल डोनेशन, इसको कैपिटल कर दीजिए। दूसरा आपका लिखेंगे सब्सक्रिप्शन, तीसरा आप लिखोगे रेंट इंटरेस्ट रिसीप्ट। फोर्थ आप लिखोगे इसमें सेल ऑफ ओल्ड न्यूज पेपर। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए बच्चों कि कैपिटल, आपको याद होगा कैपिटल रिसिप्ट मतलब बड़े मियां, मतलब ऐसी रिसिप्ट जो लंबे समय तक चलने वाली है, और ऐसी ये छोटे मियां। याद है बच्चों, कितना इजी वे में समझाया था ना, वही पॉइंट फिर यहां पर आने वाला है। ठीक है, यहां पर कहने वाला है कि लाइफ मेंबरशिप फी क्या होती है। लाइफ मेंबरशिप फी क्या होती है बच्चों? लाइफ मेंबरशिप फी का मतलब है कि अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, मान लो कोई चैरिटेबल ट्रस्ट चला रहे हो, तो आप उस ट्रस्ट के मेंबर बनना चाहते हो। क्या बनना चाहते हो बेटा? मेंबर बनना चाहते हो। तो आप मेंबर बनने के लिए आप ये सोचो सर ये कि एक बार में कैसे है, ये लॉन्ग टर्म में कैसे है, तो आप एक बार उसको फी दे दो, आप हमेशा के लिए उस ट्रस्ट के क्या हो जाओगे? मेंबर हो जाओगे बच्चों। क्या हो जाओगे? मेंबर बन जाओगे। जैसे आपने एक बार 10,000 रुपये उस ट्रस्ट को दे दिया, तो आप 10,000 रुपये दे के ऑल ओवर, मतलब हमेशा के लिए उस ट्रस्ट के मेंबर कहलाओगे। तो एज अ वो रिसिप्ट हुआ उसके लिए, तो वहां पर लाइफ मेंबरशिप फी आपके लिए क्या है? एक एज अ कैपिटल रिसिप्ट है। क्यों? क्योंकि वो लंबे समय के लिए हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद लेगेसीज की बात कर लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए बहुत बड़े कोई हैं आदमी जिनके पास बहुत सारा पैसा है, तो वो कभी कभी होते हैं कि अगर वो चाहते हैं कि वो मर जाएं या उनका किसी वजह से कुछ भी डेथ हो जाए, तो वो अपनी संपत्ति को क्या करते हैं? किसी ना किसी को दान कर देते हैं। मतलब उनके वसीयत, ऐसा वसीयत आप समझ लो। जैसे आपके दादा क्या करते हैं कि मेरा ये चीज़ इसके पास जाएगा, ये चीज़ इसके पास जाएगा। जैसे उनके बच्चे नाकारा होते हैं तो पेरेंट्स कहते हैं हम अपनी वसीयत पूरा सोशल वेलफेयर में दे देंगे। तो ऐसे ही लेगेसीज को क्या होता है? इसका मतलब ये है वसीयत जो है लिखी जाती है और वो सोशल के लिए होती है, मतलब लोगों के लिए होती है, वो एज अ पूरा सोशल वेलफेयर के लिए दे दी जाती है। ठीक है, जो बड़े व्यक्ति देते हैं उसको ये कहा जाता है। ठीक है, ये भी लंबे समय के लिए होगा। ठीक है, उसके बाद आप देखिए स्पेसिफिक डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन का मतलब क्या है बच्चों? स्पेसिफिक डोनेशन का मतलब ये है कि ये जो डोनेशन है,
वो कोई स्पेशल डोनेशन दिया गया है। मतलब यहां पर कहने का मतलब ये है कि मैं मान लो आप एक ट्रस्ट चलाते हो जिसमें आप कंप्यूटर की नॉलेज देते हो, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाते हो, ठीक है बच्चों। तो कोई आया और उसने डोनेशन दी, कितनी, 50,000 रुपीज़। कितनी दी? 50,000 रुपीज़ उसने डोनेशन दी। अब उसने डोनेशन दी तो उसने कहा कि इस डोनेशन से आप अपने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर ही लगाओगे और कुछ नहीं लगाओगे। तो उसका कहने का सेंस ये है कि वो कंप्यूटर सिर्फ कंप्यूटर स्पेसिफिक डोनेशन, मतलब कंप्यूटर के लिए ही दिया है और सिर्फ वो कंप्यूटर ही लगाओ। तो मतलब ऐसे डोनेशन जो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक डोनेशन, मतलब एक स्पेशल चीज के लिए मिल जाए, तो उसे आप स्पेसिफिक डोनेशन के नाम से कह सकते हो। और उसे जैसे मैंने बताया कि अगर आपको 50,000 रुपए डोनेशन मिलता है मेरे इंस्टीट्यूट को, तो मैं इंस्टीट्यूट में सिर्फ कंप्यूटर ही लगवाऊंगा, उसके अलावा कुछ नहीं लगवाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो स्पेशल कंप्यूटर लगाने के लिए ही डोनेशन मिला है। ठीक है। उसके बाद आता है सेल ऑफ एन एसेट्स, मतलब आप कोई भी अपनी एसेट्स बेचते हो, जैसे आप बिल्डिंग बेच दिए, मशीनरी बेच दिए, तो उससे आपको लंबा समय तक प्रॉफिट होने वाला, रिसिप्ट होने वाला है। इसीलिए ये किस में जाता है बेटा? कैपिटल रिसिप्ट में जाता है बच्चों। ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी कैपिटल रिसिप्ट्स की। हम आते हैं छोटे मियां पर। अब तो सबसे पहला हमारा आता है बेटा जनरल डोनेशन। जनरल डोनेशन ऐसा डोनेशन जो ऐसे जनरली दिया जाता है, जैसे आप जैसे 10,000 रुपए दे के मेंबरशिप बन गए यहाँ पर, ये कैपिटल नेचर का रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया। देन अगर अपने ट्रस्ट में, कोई व्यक्ति ट्रस्ट में हर महीने 1,000 रुपए देता है, जो जनरली खर्चे के लिए होता है, ट्रस्ट के लिए हर महीने देता जाता है, तो इसे आप क्या कह सकते हो? एक जनरल डोनेशन के नाम से जान सकते हो। ठीक है ना। तो ये एक जनरल डोनेशन ही होगी। ठीक है बच्चों। तो इसे जनरल डोनेशन के नाम से ही क्या किया जाएगा? जाना जाएगा। ठीक। चलिए उसके बाद ये सब्सक्रिप्शन की बात कर लेते हैं। अब जैसे इसमें मैंने बताया ना कि जैसे इसमें दे रहा है तो हर मंथ यही चीज यहाँ पर सेम, इसमें सेम फिट होती है। ठीक है। दोनों में कोई चेंजेस नहीं है। उसके बाद अगर आपको कोई रेंट, इंटरेस्ट और रिसिप्ट हो रहा है कुछ भी, तो वो भी किस में जाएगा बेटा? रेवेन्यू रिसिप्ट में ही जाएगा। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। अगर आपके पास कोई रद्दी वद्दी पड़ी हुई है, ठीक है, आपने उसे बेच दिया, तो वो किस में आ जाएगा बच्चों? वो आ जाएगा सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़ पेपर में। ठीक है। तो आप इसको डाल देंगे सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़ पेपर। ठीक है। तो यहां पर आपका कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट यहां पर क्लियर होता है। ठीक है। यहां पर आप देख लीजिए, यहां पर मैं लिख सकता हूं रिसिप्ट, ये जो है कैपिटल नेचर, ये रिसिप्ट किस में जाएगा? सिर्फ रिसिप्ट और पेमेंट में जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा। याद रखिएगा, ये इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा। यही तरह यहां पे भी होगा। ये जो है रेवेन्यू रिसिप्ट एंड पेमेंट जो है, ये सिर्फ रिसिप्ट और पेमेंट में जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएगा। ये नोट डाउन करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखिए। ये जो रेवेन्यू कैपिटल रिसिप्ट है, ये सिर्फ और रिसिप्ट एंड पेमेंट में दिखेगा आपको, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये नहीं दिखेगा। ठीक है। ये आपको रेवेन्यू रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में दिखेगा, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखेगा। ये सिर्फ जनरल डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, रेंट एंड रिसिप्ट, ये सिर्फ और सिर्फ रिसिप्ट एंड पेमेंट में। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। ठीक है। यहां पे क्लियर हो गया। अब अगली बात चलते हैं, हमारा जो अगला टॉपिक जो होने वाला है वो है कैपिटल पेमेंट एंड रेवेन्यू पेमेंट की बात करते हैं। ठीक है। इसको आप लिख लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, लिख लिया, आगे बढ़े। चलिए बच्चों देखिए, अब हम बात करते हैं कैपिटल पेमेंट्स की। क्या बात करते हैं? कैपिटल पेमेंट्स एंड रेवेन्यू पेमेंट्स की। ठीक है। कैपिटल पेमेंट एंड रेवेन्यू, यहां पर आप कैपिटल पेमेंट में डालेंगे सबसे पहला परचेज ऑफ एसेट्स, परचेज ऑफ एसेट्स। दूसरा आप लिखेंगे यहां पर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग,
कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, यहां पे सिर्फ 2 ही है बच्चों, ठीक है। अब आप आ जाइए उधर, यहां पर आप लिख दीजिए सबसे पहला सैलरी, दूसरा आप लिख सकते हो रेंट, तीसरा मैं लिख रहा हूं यहां पर टैक्सेस, चौथा मैं यहां पर लिखूंगा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, और पांचवा आपका जो होता है ये बहुत बढ़िया है, नया नाम है ऑनोरेरियम। ऑनोरेरियम क्या होता है? बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है। अब यहां पर देखिए, फिर आपको बता रहा हूं, यहां पर आप कैपिटल पेमेंट और रेवेन्यू पेमेंट की बात कर रहे हो, मतलब आप यहां पर बड़े मियां फिर से ले आओ और फिर यहां पर छोटे मियां को ले आओ। क्लासेस जो है बड़ी इंटरेस्टिंग तभी बन सकती है जो टीचर उसे बनाता है, ठीक है। आपको मैं इसलिए ऐसे बताता हूं ताकि आप आसानी से उसे क्या करो बेटो, समझ लो, ताकि आप समझो तो कभी भूलो नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, किसी चीज को रटना नहीं चाहिए। आप किसी चीज को समझोगे, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करोगे तो वो लॉन्ग टर्म आपको प्रॉफिट देगा। लॉन्ग टर्म का मतलब है कि आपसे कभी भी कोई बच्चा पूछ ले, कोई भी टीचर पूछ ले, कोई भी कहीं भी आपके पेरेंट्स कुछ भी पूछ ले, वो आपको तुरंत आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप उसमें अपना कॉन्सेप्ट क्लियर किए हो। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप रट्टाफिकेशन लेके चलोगे, रट्टाफिकेशन आपको आगे थोड़ी दूर के लिए अच्छा देगा कि हाँ चलो तैयार हो गया, मगर वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट आपको नहीं देगा। उसी तरह बच्चों यहां पर कैपिटल पेमेंट्स की बात हो रही है। कैपिटल पेमेंट्स का मतलब होता है लंबे समय के लिए। अगर आप कोई भी बच्चों परचेज ऑफ एसेट्स, कोई भी एसेट्स आप परचेज करते हो, ठीक है, और उसकी पेमेंट करते हो तो एज आप एसेट्स ले रहे हो। भाई एसेट्स मतलब लॉन्ग टर्म, सीधी बात होती है यहां पर लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म की बात आ गई। लॉन्ग टर्म का मतलब यही है कि वो क्या है, परचेज ऑफ एसेट्स है। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, अगर आप बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन लेते हो, आप कंस्ट्रक्शन कौन नहीं जानता बच्चों, छोटी सी बात है, कौन है? आप किसी का बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन ले रहे हो, वहां पेमेंट हो रही है, ठीक है, दिए हो, तो वहां पे आप क्या कहोगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग करो, ठीक है। अब देखिए, अब आ गया है रेवेन्यू पेमेंट्स। रेवेन्यू में छोटे मियां हैं, छोटे मियां मतलब कम समय के लिए, ठीक है। तो यहां पर बात होती है किसकी, सैलरी, रेंट, टैक्सेस। कौन नहीं जानता, मतलब मैं बात करता हूं डेली बेसिस के खर्चों की, तो उसमें आप सैलरी, रेंट को तो डाल सकते हो ना। रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस यही तो नेचर होते हैं जो डेली बेसिस पे होते हैं बच्चों। क्या होते हैं? डेली बेसिस पे होते हैं, मतलब आप डेली खर्चा जो करते हो उसे रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंसेस कहा जाता है, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से देखिए, ये सैलरी, रेंट एंड टैक्सेस, किसी को एम्प्लॉय को आप सैलरी दे रहे हो तो वो रेवेन्यू पेमेंट, किसी को आप रेंट दे रहे हो तो रेवेन्यू पेमेंट। आपको नहीं लगता ये शॉर्ट टर्म का होगा, है ना? तो ये शॉर्ट टर्म का होगा। टैक्सेस आप दोगे, ये भी शॉर्ट टर्म के होते हैं, जीएसटी हो गया, आईटीआर हो गया, दुनिया भर के टैक्सेस आप पे करते हो, तो वो शॉर्ट टर्म के लिए ही तो है, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए तो है नहीं। उसके बाद आप आ जाइए प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पर। अब भाई प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कौन नहीं जानता? प्रिंटिंग स्टेशनरी तो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, तो बार बार उसे बताने की जरूरत तो है नहीं। नया शब्द है ये ऑनोरेरियम। मतलब इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिए बच्चों। जैसे आपका कोई इंस्टीट्यूट है, कोई आपका कॉलेज है बड़ा सा, उसमें आप किसी भी ऐसे पर्सन को बुलाते हो जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को क्या लगता है, जैसे आप बहुत बड़े आदमी को बुला लेते हो अपने यहाँ, जो ऑर्गेनाइजेशन को बहुत अच्छे से जानता है, ठीक है, अच्छे से चल रहा है, तो वो एज अ चीफ गेस्ट आपके यहाँ आते हैं। चीफ गेस्ट आते हैं कि नहीं? तो चीफ गेस्ट आए हैं तो उन्हें हमें कुछ ना कुछ देना पड़ता है डोनेशन के रूप में। जैसे आप उनको चीफ गेस्ट बुलाए हो तो कोई जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छे व्यक्ति हैं तो आ गए तो कुछ नहीं लेंगे। तो एज अ वो चीफ गेस्ट आपके पास आते हैं तो वो चीफ गेस्ट के रूप में आपसे कुछ ना कुछ क्या करते हैं, लेते हैं, ठीक है।
तो उसी चीफ गेस्ट को हम कह सकते हैं ना कि जैसे हम लोग नाम दे सकते हैं इसको, चीफ गेस्ट डाल दीजिए आप, चीफ गेस्ट। जैसे कुछ उनको देना, कुछ देना लिख दीजिए, कुछ देना, कुछ भी दे सकते हो आप, मनी के रूप में दे सकते हो, मतलब एज अ किसी के रूप में भी आप दे सकते हो। तो उससे क्या कह सकते हैं ऑनरेबल, मतलब एज आप उसे पेमेंट ही तो कर रहे हो ना, उसे क्या कर रहे हो, पेमेंट ही कर रहे हो। तो उसे आप किस में डालोगे बच्चों, रेवेन्यू पेमेंट में डालोगे। ठीक है, तो यहां पर हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट जाना, इनकम एक्सपेंडिचर जाना, और हमने कैपिटल रिसिप्ट जानी, हमने कैपिटल पे रेवेन्यू रिसिप्ट जानी, हमने कैपिटल पेमेंट भी जाननी और रेवेन्यू पेमेंट भी जान ली बच्चों। ठीक है, तो अब यहां पर हमारा ये क्लियर होता है, यहां तक हमने सब कुछ देख लिया। बैलेंस शीट तो सबको पता है, बैलेंस शीट बताने लायक कुछ नहीं है। बैलेंस शीट जब एनपीओ में कराई जाएगी तो आपको वो ज्यादा समझ में आएगा। तो यहां तक हमारा जो टॉपिक है क्लियर होता है। अब अगले टर्न में हम क्वेश्चन लगाएंगे, आते मान हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा। सो प्लीज कंटिन्यू रहिएगा मेरी क्लास में। प्रैक्टिकल यहां से मैं छोड़ रहा हूं, मैं यहां से प्रैक्टिकल नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है, और प्रैक्टिकल जैसे ही स्टार्ट होगा बहुत इजी वे में आपको प्रैक्टिकल समझ में आने वाला है, ये निखिल सर की गारंटी है। ठीक है, बहुत आसान तरीके से, क्योंकि आपने रिसिप्ट एंड पेमेंट को जस्ट लाइक अ कैश अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर जस्ट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब दोनों इस तरह के अकाउंट हो जाते हैं तो हमें नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होने वाली है। पहले उस दिन मैं आऊंगा तो आपको मैं ओवरव्यू दे दूंगा, आप परेशान मत होइए जो बच्चे नए आते हैं। मगर आप रिकॉर्डिंग तो देख सकते हैं ना, क्लास की रिकॉर्ड रहेगी, आप उसे देखिए, उसे जानिए, समझिए। ठीक है, और अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि हाँ सर ये टॉपिक मुझे नहीं आ रहा है, ये टॉपिक मुझे फिर से समझा दीजिए। ठीक है, प्लीज बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि द रेस आपको सब क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रही है। हमारे साथ जुड़े रहिए, द रेस के साथ जुड़े रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए और प्लीज पढ़ते रहिए। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में बच्चों।